Hey everyone, myself Professor Saurabh Chajar from Mumbai and we are discussing Indian Contract Act. So, अब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन पूरे कॉन्ट्रैक्ट का मेन एसेंस है बिकॉज बॉस अल्टीमेटली बात तो पैसों की होती है। करेक्ट। सो वी नो दैट चार सीढ़ियां होती थी, चार फ्लोर चढ़ने पड़ते थे कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। ऑफर, प्रॉमिस, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट। ऑफर में एक्सेप्टेंस डालते थे तो प्रॉमिस बनता था, प्रॉमिस में कंसिडरेशन डालते थे तो एग्रीमेंट बनता था, और अगर एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता था। करेक्ट। नाउ इसी कंसिडरेशन की हम बात कर रहे हैं, राइट। तो आइए इसको प्रॉपर डिटेल में देखते हैं। अगर मैं बात करूं कंसिडरेशन की, सो कंसिडरेशन में एक इडम हमको ध्यान रखना है दैट इज क्विड प्रो क्यू। कंसिडरेशन मींस क्विड प्रो क्यू। याद करो, जैसे ये वर्ड आया हमें इसको एक अलग लिस्ट में लिख लेना है। करेक्ट। आइए लिख लेते हैं। ये देखिए, सो यहाँ पे सिंस हमारे पिछले चैप्टर का ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कॉमा देके आगे लिख लेंगे कि सर यूनिट 1 के साथ साथ ये यूनिट 3 में भी आया, और पेज नंबर 8 के साथ साथ ये हमारे पास पेज नंबर 22 में भी है। करेक्ट। नाउ सो कंसिडरेशन मीन्स क्विड प्रो क्यू, दैट मीन्स समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन मतलब आपने कुछ दिया, उसके बदला आपको कुछ मिला। यानी कि एक पार्टी का राइट, एक पार्टी का बेनिफिट, एक पार्टी का प्रॉफिट, दूसरे पार्टी का डेट्रीमेंट, लॉस या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। करेक्ट। सो एक हाथ दे, एक हाथ ले। कंसिडरेशन का सिंपल मतलब क्या है? एक हाथ दे, एक हाथ ले। बराबर। कंसिडरेशन में मैंने क्या बोला था, तीन चीजों का ध्यान रखना है। मैसेज आना चाहिए, मनी, सर्विस एंड गुड्स। कंसिडरेशन में तीन ही चीजें होती है, मनी, सर्विस एंड गुड्स। सो एक पर्सन दूसरे पर्सन को मैसेज देगा, दूसरा पर्सन भी पहले पर्सन को मैसेज देगा। यानी लेट्स से मैंने मिस्टर लोबो को अपना फोन दिया, उसके बदला मिस्टर लोबो ने मुझे पैसे दिए, वैलिड कंसिडरेशन। मैंने, मैं थोड़ा थिकनेस कम कर लेता हूं पेन का। मैंने मिस्टर लोबो को लेक्चर्स प्रोवाइड किए, उनको पढ़ाया, उसके बदला उन्होंने मुझे पैसे दिए, कंसिडरेशन। लेट्स से मैंने मिस्टर लोबो को अपना फोन दिया, उसके बदले मिस्टर लोबो ने मुझे अपना आईपैड दे दिया, अगेन कंसिडरेशन। यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को मैसेज में कुछ भी जा सकता है, दूसरे पर्सन से पहले पर्सन को मैसेज में कुछ भी आ सकता है। यहां पे गुड्स गया, सर्विस आया, सॉरी, गुड्स गया, मनी आया, सर्विस गया, मनी आया, गुड्स गया, गुड्स आया, डजेंट मैटर। ऐसा भी हो सकता है, लेट्स से मैंने लोगों को लॉ पढ़ाया, लोगों ने मुझे आईडीटी पढ़ा दिया। करेक्ट। सो यहां पे क्या हुआ, सर्विस गया, सर्विस आया। सो आपको ध्यान रखना है, मैसेज जाना चाहिए और मैसेज आना चाहिए। तीनों में से कुछ भी जाए, कुछ भी आए चलेगा। मैसेज जाना चाहिए और मैसेज ही वापस भी आना चाहिए, राइट। दैट इज कंसिडरेशन। अभी इस चीज को एकदम ध्यान से समझना। कंसिडरेशन कौन डिसाइड करेगा? हमेशा 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 प्रॉमिसर डिसाइड करेगा। ध्यान रखना। मास्टर एग्जाम्पल याद करो। आई वॉन्ट टू सेल माई बाइक, आर यू इंटरेस्टेड? आपने यस बोला तो मैं ही पैसे बताऊंगा ना मुझे कितने में बाइक बेचनी है। अगर मैं प्रोमिसर हूं, मैं ही हमेशा बताऊंगा कंसिडरेशन। सर लेकिन आपने अगर बोला आई वॉन्ट टू परचेज योर बाइक, आर यू इंटरेस्टेड, तो मैं पूछूंगा अच्छा बता कितने में खरीदेगा, तो आप बोलोगे 10 लाख रुपए, मैं हाँ या ना बोल दूंगा। करेक्ट। मैंने बोला नहीं नहीं 10 नहीं, मैं तो 12 में बेचूंगा। तो क्या होगा सर, काउंटर ऑफर, और अब मैं प्रोमिसर बन जाऊंगा। प्रोमिसर और ऑफर एक ही बात है। मतलब प्रोमिसर इज ऑफरर, प्रोमिजी इज ऑफरी, कॉन्ट्रैक्टर इज ऑफरर। यानी अगर मैं इसको रेदर ऐसे लिख दूं, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ऑफरर
प्रोमिजर कॉन्ट्रैक्टर, ऑफरी, प्रोमिजी, कॉन्ट्रैक्टी, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एक चेन उल्टी चलती है, इसे एक्सेप्टर भी बोलते हैं और इसे एक्सेप्टी बोलते हैं। करेक्ट, क्योंकि एक्सेप्टेंस ऑफरी की तरफ से फ्लो होगा, प्रॉमिस या ऑफर प्रोमिजर की तरफ से फ्लो होता है, ऑफरर की तरफ से फ्लो होता है, इसलिए वहां से देखते हैं। करेक्ट। नाउ सर, तो जो पर्सन ऑफर देगा, जो ऑफर देगा वही कंसिडरेशन डिसाइड करेगा। यहां पे लिख लो आप, जो ऑफर देगा वही कंसिडरेशन डिसाइड करेगा। करेक्ट। सो कैन आई से कंसिडरेशन वुड ऑलवेज बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमिजर। करेक्ट। अब देखो, ऐसा भी तो हो सकता है, ध्यान समझना मेरी बात। कंसिडरेशन में प्रोमिजर के डिजायर पे प्रोमिजी प्रोमिजी कुछ कर रहा है या कुछ नहीं कर रहा। याद करो, ऑफर कुछ करना या नहीं करना दोनों होता है। ऐसे करने को कंसिडरेशन बोलते हैं, या ऐसे नहीं करने को कंसिडरेशन बोलते हैं। करेक्ट। अब ध्यान रखना, कंसिडरेशन तीनों टेंस में होता है। प्रोमिजर के बोलने पे प्रोमिजी कुछ नहीं किया था या कुछ किया था, कुछ कर रहा है या कुछ नहीं कर रहा है, कुछ करेगा या कुछ नहीं करेगा, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ध्यान समझना, मैंने बोला विराट कोहली को, एमएसडी ने विराट कोहली को बोला मैं तेरे को 1 लाख रुपए दूंगा। कब दूंगा? अगर तू आईपीएल 2026 नहीं खेलेगा तो मैं तेरे को क्या करूंगा, 1 लाख रुपए दूंगा। नाउ आईपीएल 2026 हो गया, विराट कोहली ने नहीं खेला, एमएसडी 1 लाख रुपए दे रहा है विराट कोहली को। किस चीज के लिए दे रहा है? जो काम उसने नहीं किया था, जो काम उसने नहीं किया था, जो नहीं किया था, पास्ट टेंस। कुछ करना या नहीं करना दोनों एक ही बात है। नहीं करने को भी करना बोलती है तो हमें ऑलरेडी क्लियर है, तो हम ऑफर के टाइम पे ही समझ चुके हैं, राइट। यहां पे पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर समझना है। कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। मैं आज तुम्हें बोलूं कि ये लो सर, मैं आपको 1 लाख रुपए देता हूं, राइट। आपने, लेट्स से मैंने लोबो को 1 लाख रुपीज दे दिया। किस लिए? कि अगले साल जब ये जो तेरा फार्म है ना, फार्म, इस फार्म में जो भी वेजिटेबल ग्रो होगी ये तू मुझे देगा। अब भी से मैंने तेरे को पैसे दे दिए। या फिर अगले साल तू जो कार खरीदेगा उसे मुझे बेच देना। तो मैंने क्या किया, फ्यूचर में तुम जो करोगे उसके लिए कुछ पैसे दिए हैं। तो मेरे यानी प्रोमिजर के डिजायर पे आपने कुछ किया था, कुछ कर रहे हो, कुछ करोगे, कुछ नहीं किया था, कुछ नहीं कर रहे हो या कुछ नहीं करोगे। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इस ऐसे ही करने या नहीं करने को हम कंसिडरेशन बोलते हैं। क्लियर है ये बात? अब ध्यान से समझना एक बात, देखो, लेट्स से एक पर्सन है लोबो, ये जॉब करता है बैंक ऑफ इंडिया में, राइट। सो तो अब मिस्टर लोबो को लेट्स से पुणे में जॉब की पोस्टिंग की गई। तो क्या हुआ, लोबो ने पुणे में जाके मिस्टर ए का घर रेंट पे लिया, ए ने अपना हाउस रेंट पे लोबो को दिया, राइट। ए ने रेंट डिसाइड किया कि मैं 50,000 पर मंथ रेंट लूंगा। एंड रेंट पे कौन करेगा? बैंक ऑफ इंडिया। सो ये है प्रोमिजर, ये है प्रोमिजी और ये है अदर पर्सन। करेक्ट। सो प्रोमिजर की डिजायर पे प्रोमिजी नहीं, अदर पर्सन कुछ कर रहा है।
सो कंसिडरेशन में ये भी अलाउड है। कंसिडरेशन क्या बोलते हैं, डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन कुछ कर रहा था या कुछ नहीं कर रहा था, कुछ कर रहा है या कुछ नहीं कर रहा है, कुछ करेगा या कुछ नहीं करेगा, ऐसे करने या नहीं करने को हम कंसिडरेशन बोलते हैं। करेक्ट। अब एक बात ध्यान से रख सुनना। अब ए के लिए देखो, ए के केस में अगर मैं देखूं, ए के लिए मैसेज जा रहा है, मैसेज आ रहा है। लोगों के लिए मैसेज आ रहा है बट जा नहीं रहा है। बैंक ऑफ इंडिया के लिए मैसेज जा रहा है बट आ नहीं रहा है। कहना इसे, ए के लिए तो कंसिडरेशन प्रॉपर है, बी के लिए और लोबो के, और सॉरी लोबो के लिए और बैंक ऑफ इंडिया के लिए प्रॉपर नहीं है। करेक्ट। बट पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन है, ए और लोबो। ए और लोबो के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि ए लोबो को घर देगा, बदले में रेंट चाहिए, बस फर्क कितना है, रेंट लोबो खुद नहीं देगा, बैंक ऑफ इंडिया देगा। राइट। इस सिचुएशन में जो थर्ड पार्टी है ना, इसे हम बोलते हैं स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोला जाता है इसे, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। राइट, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। करेक्ट। एंड ये जो लोबो है, लोबो कहना इसे, ये पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है बट इसका कंसिडरेशन प्रॉपर नहीं है। कंसिडरेशन के लिए ये स्ट्रेंजर है, इसे बोलेंगे हम स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। बराबर, इसे बोलेंगे हम स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। नाउ लेट्स से मिस्टर ए ने लोबो को घर देने की बात की थी, रेंट ले लिया, डिपॉजिट ले लिया, एडवांस ले लिया, पर वो मिस्टर ए को, वो लोबो को, मिस्टर ए लोबो को बैंक ऑफ इंडिया से रेंट रिसीव करने के बाद भी घर नहीं दे रहे हैं। तो आइडियली समझो, पार्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिंस मिस्टर लोबो है, तो वही इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एक्शन ले पाएंगे, थर्ड पार्टी स्ट्रेंजर एक्शन नहीं ले पाएंगे। तो इसको अगर मैं इस तरह बोलूं कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट can't take any action under the contract, but stranger to consideration can take action। भाई बैंक ऑफ इंडिया एक्शन नहीं ले पाएगा, बट लोबो तो एक्शन ले ही सकता है। तो इस चीज को हम ऐसे भी तो प्रेजेंट कर सकते हैं कि स्ट्रेंजर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट टेक एक्शन ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, बट स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन टेक एक्शन ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। करेक्ट। और इसी प्रिंसिपल को बोला जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीविटी टू कॉन्ट्रैक्ट। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीविटी टू कॉन्ट्रैक्ट या डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि स्ट्रेंजर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट टेक एक्शन ऑन कॉन्ट्रैक्ट, बट स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन टेक एक्शन ऑन कॉन्ट्रैक्ट। राइट। सो अगर पैसे लेने के बाद भी मिस्टर ए घर नहीं दे रहा, या फिर जो टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हुई उसके अकॉर्डिंग मिस्टर ए कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं कर रहा, तो एक्शन कौन लेगा, एक्शन लेगा लोबो, द पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, बट नॉट द स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। दैट मींस बैंक ऑफ इंडिया एक्शन नहीं ले पाएगा, एक्शन कौन लेगा, लोबो लेगा। अब लोबो भले स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन है पर वो एक्शन ले सकता है। आर वी क्लियर? पक्का? आइए इधर फिर देखिए, consideration is permitted to be supplied by any person, it did not necessarily be supplied by the promisee himself। promisee ही consideration दे, जरूरी नहीं है। so concept of stranger to consideration is valid and acceptable concept। बराबर। लेकिन stranger to consideration और stranger to contract अलग होते हैं। stranger to contract means a person who is not a party to contract, such a person cannot bring a valid suit and this is known as privity to contract। इस concept को क्या बोला जाता है, doctrine of privity to contract। राइट। चलो, अभी मेरी बात ध्यान से सुनना। ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविलेज टू कॉन्ट्रैक्ट है, इसके 6 एक्सेप्शंस भी होते हैं। दैट मींस 6 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट, 6 सिचुएशन ऐसी है जहां पे इवन दो आप स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, स्टिल you can take legal action।
Also, legal action can be taken against you. 6 एक्सेप्शन यानी 6 सिचुएशन पे भले आप स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट हो पर आप लीगल एक्शन फाइल कर सकते हो, या फिर आपके अगेंस्ट, आपके ऊपर लीगल एक्शन भी फाइल किया जा सकता है। बराबर। देखिए आइए इन 6 एक्सेप्शंस को देखते हैं हम पहले। ये देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट, only the person who is party to contract can sue on it, a third party cannot sue। बराबर। बट इसके एक्सेप्शंस है 6। ये 6 एक्सेप्शंस हैं इसके, राइट। ये 6 एक्सेप्शंस हमें देखने हैं। इसके पहले यहां पे एक एग्जांपल ऐसे ध्यान से देखते हैं। देखो, एक पर्सन था सुजीत, इसने एक कंपनी डनलप से टायर्स खरीदे एंड सोल्ड देम टू दीप, इसे दीप को बेच दिया। दीप हु अग्रीड विथ सुजीत दैट ही विल नॉट सेल दिस टायर बिलो डनलप्स लिस्ट प्राइस। डनलप की एक लिस्ट प्राइस है कि भाई हमारे टायर्स इससे कम नहीं बिकने चाहिए। सुजीत ने और दीप ने जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो दीप ने एग्री किया कि वो बिलो लिस्ट प्राइस नहीं बेचेगा, एंड अगर बेचा तो पर टायर 500 रुपए डैमेज देगा, राइट। अब दीप ने क्या किया, दीप ने 2 टायर्स बिलो लिस्ट प्राइस सेल कर दिया। अब बताओ, डनलप ने दीप के ऊपर केस फाइल किया, क्या ये वैलिड केस होगा? क्या ये केस कोर्ट में सस्टेन करेगा? द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट सुजीत और दीप के बीच में हुआ था, जहां पे दीप ने एग्री किया था कि वो बिलो लिस्ट प्राइस टायर सेल नहीं करेगा। पर सिंस उसने बिलो लिस्ट प्राइस सेल किया तो सुजीत ही उसके ऊपर एक्शन ले सकता है। डनलप और दीप के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, दैट्स वाई डनलप दीप पे कोई भी एक्शन नहीं ले सकता। सो ये एक्शन, ये केस जो डनलप ने दीप के ऊपर फाइल किया है, दिस इज नॉट वैलिड। व्हाई? बिकॉज ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट। बट अब इसके 6 एक्सेप्शन। सबसे पहले बेनिफिशियरी इन केस ऑफ ट्रस्ट। अब ध्यान सुनो, ट्रस्ट में 3 चीजें होती है, बेनिफिशियरी, सेटलर एंड ट्रस्टी। बेनिफिशियरी जिसके फायदे के लिए ट्रस्ट बनाया जाता है, सेटलर जो ट्रस्ट क्रिएट करता है, और ट्रस्टी जो ट्रस्ट को मैनेज करता है। लेट्स से ए ने अपना घर बी को दिया, बोला ये घर मैं मेरा तुमको दे रहा हूं, तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हें हर महीने इसका रेंट सी को पे कर देना है, करेक्ट। सब सोचो, पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट ए और बी है, सी स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है। सो आइडियली लेट्स से बी ने घर ले लिया पर वो सी को रेंट पे नहीं कर रहा था, एक्शन कौन ले पाएगा? एक्शन ले पाएगा ए, करेक्ट। बट अब ये एक्सेप्शन बोलता है बेनिफिशियरी इन केस ऑफ ट्रस्ट। क्या ना, इसे ए ने बी को ये घर सिर्फ और सिर्फ सी के बेनिफिट के लिए दिया है, करेक्ट। सो यहां पे माना जाएगा कि ए इज सेटलर, बी इज ट्रस्टी एंड सी इज बेनिफिशियरी। तो जो बेनिफिशियरी इन केस ऑफ ट्रस्ट है, यहां पे अगर उसका बेनिफिट हैम्पर हो रहा है, आपने उसे रेंट नहीं दिया, उसका बेनिफिट हैम्पर हो रहा है, तो फिर क्या होगा? तो इवन दो बेनिफिशियरी वाज नॉट द पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सेटलर एंड ट्रस्टी, दैट इवन दो सी वाज नॉट द पार्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी, स्टिल जो सी स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है कैन टेक एक्शन, सी कैन स्टिल टेक एक्शन। आर वी क्लियर? ये ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, ए अग्रीज टू ट्रांसफर सर्टेन प्रॉपर्टीज टू टी and T क्यों? for the benefits of B. Now B can enforce the agreement even though he is not the party to the agreement। बराबर। अब सेकंड देखते हैं, मैरिज सेटलमेंट, पार्टीशन, अदर फैमिली अरेंजमेंट। देखो लेट्स से दो भाई, ए और बी, दोनों ने मिलकर डिसाइड किया, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि हर मंथ दोनों 5-5 लाख रुपीस देंगे, उसे
इन्वेस्ट किया जाएगा, इन्वेस्ट करके उसका जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलेगा वो सी के पास जाएगा। सी कौन है? सी ए और बी की मदर है, इनकी मदर है। सर ये हो गया फैमिली सेटलमेंट, फैमिली अरेंजमेंट। नाउ सी को मिलेगा ये पैसा ताकि सी अपना केयर टेकिंग, अपना एक्सपेंस इससे बियर करे। ए ने पैसे दिए पहले महीने, बी ने भी पैसे दिए पहले महीने, ए ने भी पैसे दिए दूसरे महीने, बी ने भी पैसे दिए दूसरे महीने, ए ने पैसे दिए तीसरे महीने, बी ने पैसे नहीं दिए। तो आइडियली कहना इससे बी ने यहाँ पे, बी ने यहाँ पे, बी ने यहाँ पे डिफॉल्ट किया है। बी ने यहाँ पे डिफॉल्ट किया है। तो जब बी ने यहाँ पे डिफॉल्ट किया है, कॉन्ट्रैक्ट किसके इसके बीच में हुआ था? ए और बी के। तो बी के ऊपर एक्शन कौन ले सकता है? ए ले सकता है। बट एज पर दिस एक्सेप्शन, इन केस ऑफ फैमिली अरेंजमेंट, फैमिली पार्टीशन एंड फैमिली एंड अदर सेटलमेंट्स, क्या होगा? जो ये पर्सन है सी, ये भी एक्शन ले सकता है। बराबर। सो वेयर एन एग्रीमेंट इज मेड इन कनेक्शन विथ मैरिज, partition or other family arrangements, and a provision is made for benefit of a person, he may sue although he is not a party to the agreement। सी के बेनिफिट के लिए ये प्रोविजन बनाया गया था। तो भले सी इस कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी नहीं, बट सी फिर भी एक्शन फाइल कर सकता है। बराबर। एग्जाम्पल भी सेम लिखा हुआ है। टू ब्रदर्स है, उन्होंने पार्टीशन ऑफ जॉइंट फैमिली में क्या बोला कि वो एक सम ऑफ मनी मेंटेनेंस के लिए अपनी मम्मी को देंगे। कैसे देंगे? उन्होंने, वो दोनों इक्वल इक्वल अमाउंट में शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे और जो रिटर्न मिलेगा वो मम्मी को चले जाएगा। एल्स शी वॉज एंटाइटल्ड टू रिक्वायर हर सन्स टू मेक द इन्वेस्टमेंट। अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो ये आपके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। वाई? बिकॉज ये बेनिफिशियरी है, ये इसको बेनिफिट मिल रहा है इस फैमिली अरेंजमेंट, इस पार्टीशन में। बराबर। तो ये थे हमारे दो एक्सेप्शंस। जस्ट गिव मी अ मिनट। नाउ एक्नॉलेजमेंट एंड असाइनमेंट, ये मैं आपको सेपरेटली बताता हूं, मतलब इसके बाद बताऊं लास्ट में। कॉन्ट्रैक्ट थ्रू एजेंट, एजेंट का मतलब समझते हो? एजेंट मीन्स ऐसा कोई पर्सन जिसको मैंने मेरे बिहाफ में काम करने के लिए अपॉइंट किया। लेट्स से सिंपल सा एग्जांपल, एप्पल है। एप्पल ने एप्ट्रॉनिक्स को, अब और बहुत सारे हैं एप्पल के एजेंट्स, एप्ट्रॉनिक्स है, मैप्पल है, आई विनस है। अब कोई भी पकड़ लो, जो भी आपके सिटी पे एप्पल के स्टोर्स है, इनको अपॉइंट किया अपना एजेंट कि आप हमारे बिहाफ में हमारे फोन सेल कीजिए। करेक्ट। एंड अब लेट्स से मैंने एप्ट्रॉनिक से आईफोन खरीदा एंड उन्हें पैसे दे दिए। वो आईफोन बड़ा स्पेशल निकला, यू नो। मैं घर आके जैसे ही ऑन किया, उसके अंदर मुझे प्ले स्टोर दिख रहा है और मैं हैरान परेशान, ये क्या हो रहा है? सो मैंने क्या किया, मैंने सोचा इसके अगेंस्ट मुझे एक्शन लेना है। एंड I decided to take action on Apple. I decided to take action on Apple. क्या मैं ले सकता हूं? Yes, ले सकता हूं। कॉन्ट्रैक्ट हुआ था मेरे और एप्ट्रॉनिक्स के बीच में। कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज इज एप्ट्रॉनिक्स एंड सौरभ, बट एप्पल इज अ थर्ड पार्टी। सो एज पर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविलेज टू कॉन्ट्रैक्ट, एप्पल के ऊपर एक्शन नहीं ले सकता और ना ही एप्पल हमारे ऊपर एक्शन ले सकता। बट एज पर दिस एक्सेप्शन, इन केस ऑफ एजेंसी, एजेंट और थर्ड पार्टी के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके ऊपर प्रिंसिपल के ऊपर एक्शन लिया जा सकता है और प्रिंसिपल भी उन कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर एक्शन ले सकता है। करेक्ट। प्रिंसिपल कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू बाय हिज एजेंट प्रोवाइडेड द एजेंट एक्ट्स विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी एंड इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉनिक्स तो बोल के बेचा ना भाई कि मैं एप्पल का ही आईफोन बेच रहा हूं। हाँ, अगर उसने मुझे बोला होता ना कि सर ये एप्पल का आईफोन नहीं है, ये क्या है, ये बनाना का आईफोन है, तो फिर क्या होता? तो फिर मैं एप्पल पे एक्शन ले पाता कि सिर्फ आईफोन सुन के मैंने आपका समझ के ले लिया। करेक्ट। सो अगर एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ में काम कर रहा है तो फिर थर्ड पार्टी होते हुए भी प्रिंसिपल के ऊपर एक्शन ले सकता है और प्रिंसिपल भी एक्शन ले सकता है। आर वी क्लियर? नाउ कन्वीनियंस रनिंग विथ लैंड। कन्वीनियंस का मतलब होता है कंडीशंस। कन्वीनियंस का मतलब होता है कंडीशंस, राइट? सो कंडीशंस रनिंग विथ लैंड, ध्यान से समझना।
लॉ बोलता है ना कि इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया में एक बहुत ही इमोशनल टॉपिक है, एंड इंडिया में सबसे ज्यादा डिस्प्यूट्स इमूवेबल प्रॉपर्टी के पेंडिंग है कोर्ट में, एंड लॉ चाहता है कि ये डिस्प्यूट्स और ना बढ़े, राइट। बट इमूवेबल प्रॉपर्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट, बहुत इमोशनल टॉपिक है, सो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट प्रोविजन भी बनाए गए। नाउ लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे। लेट्स से ए ने बी को लेट्स से कोई गुड्स बेचा ऑफर के साथ, कंडीशन लगा दी। अब बी ने उन गुड्स को सी को बेचा, बट वो कंडीशन नहीं लगाई, तो ऑब्वियसली सी वो कंडीशन फॉलो नहीं करेगा एंड सी के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, करेक्ट। बट अब यही सिचुएशन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में है कि लेट्स से ए ने बी को एक लैंड बेचा, बट कंडीशन लगाया कि इस लैंड पे ये जो तुम्हें येलो पार्ट दिख रहा है ना, इसके ऊपर जो करना है कर लो, बट ये जो रेड पार्ट दिख रहा है इसको ओपन रखना पड़ेगा। स्विमिंग पूल बना लो, पार्किंग बना लो, बट इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। बी ने उस लैंड पे कुछ भी नहीं किया, उसे सी को बेच दिया, एंड ऐसी कोई भी कंडीशन, कोई भी कन्वीनियंट नहीं लगाया। एंड सी ने क्या किया एज अ रिजल्ट, इस लैंड पे यहां पे भी एक बिल्डिंग खड़ी कर दी, राइट। सी ने यहां पर भी एक बिल्डिंग खड़ी कर दी। सी को क्या पता, सी के ऊपर तो कोई कंडीशन नहीं लगाई हुई थी, करेक्ट। नाउ जब बी ने सी के ऊपर एक कंडीशन नहीं लगाई, सी ने तो कुछ गलत नहीं किया, बट अब इस सिचुएशन में लॉ बोलता है कि सिंस ये इमूवेबल प्रॉपर्टी था, सो एक बार जो कंडीशन इमूवेबल प्रॉपर्टी पर अटैच हो गई, दैट वुड बी देयर फॉरएवर। सो दिस इज कन्वीनिएंट कंडीशन रनिंग विथ लैंड। इस लैंड पे ये कंडीशन कि इतने एरिया को खाली रखना था, बिल्डिंग नहीं बनानी थी, ये सी को भी फॉलो करना पड़ेगा। सिंस सी ने फॉलो नहीं किया, उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। नाउ द पॉइंट इज बी एंड सी आर द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, आइडियली बी सी के ऊपर एक्शन लेगा, पर बी ने ऐसी कोई कंडीशन लगाई नहीं है। क्या ए एक्शन ले सकता है? द आंसर इज नो। एज पर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविलेज टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकता। व्हाई? बिकॉज ए इज थर्ड पार्टी जिसका इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई रोल नहीं है, करेक्ट। बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट हमको ये वाला देखना है, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट, स्क्वायर वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं देखना, सर्कल वाला कॉन्ट्रैक्ट देखना है, करेक्ट। सो इस कॉन्ट्रैक्ट में ए का कोई रोल है ही नहीं। बट एज पर दिस एक्सेप्शन, व्हेन देयर इज एनी कन्वेनेंट, when there is any covenant running with land, so even though parties of contract है, एक stranger है, stranger can take action, बराबर। so in case of transfer of immovable property, the purchaser of land with notice that the owner of the land is bound by certain condition। सी जिस लैंड को खरीद रहा है उसका जो ओनर था बी, उसके ऊपर कुछ कंडीशंस लगी हुई थी। क्रिएटेड बाई एन अग्रीमेंट अफेक्टिंग द लैंड शैल बी बाउंडेड बाई देम। ये कंडीशन कहां से आई थी सर? एक पुराने एग्रीमेंट से आई थी। तो ये जो कंडीशन पुराने एग्रीमेंट से आई थी, इससे क्या होगा, नया ओनर, नया एग्रीमेंट भी बाउंड रहेगा। ऑल्दो ही वाज नॉट पार्टी टू द ओरिजिनल एग्रीमेंट विच कंटेंट दीज कंडीशंस। भले वो ओरिजिनल एग्रीमेंट का पार्टी नहीं था सी जिसमें ये कंडीशंस थी, पर ये कंडीशन सी को भी माननी पड़ेगी। आर वी क्लियर? पक्का? सर तो फिर अब एक सवाल आएगा आपके मन में कि सर फिर सी को पता कैसे चलेगा ऐसी कंडीशन है? अरे इसीलिए बोलते हैं जब भी लैंड खरीदो, प्रॉपर्टी खरीदो, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली चेक करो। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में पूरी की पूरी हिस्ट्री लिखी हुई रहती है। सो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ रहेगा कि ऐसा कंडीशन ए ने बी के ऊपर लगाया था। आर वी क्लियर? आई थिंक हल्का सा वीडियो लैग हुआ, उससे ज्यादा आई थिंक लैग नहीं। हाँ ठीक है, अभी सही है, हल्का सा लैग हुआ था, ठीक है। बट आई थिंक 2-3 सेकंड का लैग है, तो आप एक बार रिवाइंड करके उस चीज को देख लेना। चलो, तो हमारे पास हमने ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया। अब ये दो एक्सेप्शन, एक्नॉलेजमेंट और असाइनमेंट, ध्यान से समझना। लेट्स से मैं हूं, थोड़ा सा करना पड़ेगा पेन को, मैं हूं, मेरा एक फ्रेंड है पार्थ। अब क्या है, मैं आपको बताता हूं, हमारे हॉस्टल के डेज में हम साथ रहा करते थे, एंड आजकल हमारा मिलना काफी कम हो गया है। सो सब लेट्स से मुझे पार्थ को कोई चीज के 10,000 रुपीज देने थे, एंड मेरा पार्थ से मिलना बहुत कम हो पा रहा है। एंड मेरा एक और फ्रेंड है नितिश, मेरा इससे मिलना काफी फ्रिक्वेंटली हो जाता है, बिकॉज अभी हॉस्टल के बाद दोनों नियर बाई एरियाज में रहते हैं। एंड नितिश का समहाउ
ये भटकते रहता है, कोई काम काज नहीं करता, दिन भर भटकते रहेगा ये। सो समहाउ इसका पार्थ से भी मिलना हो जाता है, करेक्ट। अब क्या हुआ, सिंस मेरा और पार्थ का मिलना नहीं हो पा रहा एंड मुझे पार्थ को 10,000 रुपीज देने हैं, सो आई डिसाइडेड कि मैं ये 10,000 रुपीज नीतीश को दे देता हूं। एंड नीतीश को बोला कि भाई, एक मिनट, मैंने ये पैसे 10,000 रुपीज नीतीश को दिए और बोला भाई ये पैसे तू पार्थ को दे देना, करेक्ट। अब नीतीश ने पार्थ को फोन किया, बोला अरे पार्थ, सौरभ तेरा 10,000 रुपए तेरा लेके आ जाऊं क्या। नीतीश ने पार्थ को एक्नॉलेज कर दिया कि हाँ मैं तेरा पैसा लेके आ रहा हूं। पार्थ ने बोला हाँ भाई ले आ। नीतीश ने ना क्या किया मालूम है, वो पैसे मुझसे तो लिए, पार्थ को दिए ही नहीं। नाउ द पॉइंट इज, कॉन्ट्रैक्ट मेरे और पार्थ के बीच में था। नहीं सर, कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ, यहां पे कंसिडरेशन कहां है। अरे मान लो ना भाई कि है कंसिडरेशन, लो मैंने पार्थ को मैसेज दिया, मैसेज में मनी गया, एंड मान लो पार्थ ने मुझे कुछ गुड्स कुछ सर्विसेज दिया होगा ना, पार्थ ने मुझे कोई सर्विसेज प्रोवाइड की होंगी, कुछ गुड्स दिए होंगे, हो गया कॉन्ट्रैक्ट, करेक्ट। अब हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, सो वी आर पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। और ये नीतीश क्या है, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, करेक्ट। सो पार्थ को जो एक्शन लेना मेरे पे लेगा, करेक्ट, एज पर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविलेज टू कॉन्ट्रैक्ट। अब मैंने पैसा नीतीश को दे दिया है, मेरे और नीतीश के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, पार्थ और नीतीश के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, सिर्फ एक एक्नॉलेजमेंट है, राइट। सो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविलेज टू कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन बोलता है इस एक्नॉलेजमेंट की वजह से, अब अगर नीतीश पार्थ को पैसे नहीं देगा ना, पार्थ कैन टेक action on Nitish. Why? Because of exception of doctrine of privilege to contract कि आप being a party to contract थर्ड पार्टी के ऊपर एक्शन ले सकते हैं। Are we clear? ये कौन सा पॉइंट था, एक्नॉलेजमेंट और स्टॉपेल्स, राइट। So where the promisor by his conduct acknowledges or otherwise constitutes himself as agent of third party, यानी कि नीतीश ने acknowledge किया कि वो सौरभ के behalf में काम कर रहा है। Now there is binding obligation incurred by him towards the third party। अब नीतीश का देखो, where the promisor यानी नीतीश acknowledge कर रहा है कि वो एजेंट है, वो एजेंट है सौरभ का। नाउ अब उसका ऑब्लिगेशन है टुवर्ड्स मी कि उसे मेरे दिए हुए पैसे आगे पहुंचाने पड़ेंगे, नहीं पहुंचाया तो उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। ए रिसीव्ड सम मनी फ्रॉम टी टू बी पेड टू पी। ए एडमिट्स द रिसीट टू पी। ए ने कुछ पैसे लिए टी से, यानी सौरभ ने कुछ पैसे दिए नीतीश को, पैसे देने किसको थे, पी को देने थे। अब अगर ए ने वो पैसे पी को नहीं दिए, देन पी कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम ए हु शैल बी रिगार्डेड एज द एजेंट ऑफ पी, करेक्ट। नाउ एनी कंफ्यूजन, पक्का जी, एजेंट ऑफ टी होगा, करेक्ट कर लेना बुक में कि भाई पी जो है रिकवर कर सकता है मनी ए से, क्योंकि ए को अब माना जाएगा कि वो टी का एजेंट है। सो पार्थ रिकवर कर सकता है मनी नीतीश से, माना जाएगा कि नीतीश सौरभ का एजेंट है, बराबर। अब इस सिचुएशन में एक लेवल और आगे समझते हैं, सेम एग्जांपल पे एक सिचुएशन और समझते हैं। देखो नाउ क्या हुआ, मैंने नीतीश को सामने से पैसे नहीं दिए, राइट। अब थोड़ा सा फ्लो ऑफ इवेंट्स चेंज हो जाएगा। पार्थ ने नीतीश को असाइन किया एक टास्क कि भाई एक काम कर, तू आज सौरभ से मिलेगा ना, तो एक काम करना, जो 10,000 रुपए ले रहे हैं ना, तू सौरभ से लेना और मुझे लाके दे देना। नीतीश आया, मेरे पास पैसे मांगा, मैं इससे पैसे नहीं दिया, तो कॉन्ट्राडिक्शंस के बीच में, मेरे और पार्थ के बीच में, करेक्ट। एंड पार्थ और नीतीश के बीच में भी असाइनमेंट हुआ है, तो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। अब मेरे और नीतीश के बीच में तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सर ये असाइनमेंट कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये आगे समझोगे बेटा, बेलमेंट का टॉपिक पढ़ेंगे ना, उसमें समझोगे इस चीज को। तो एंड जिन्होंने ऑलरेडी रिवाइज कर रहे, जो ऑलरेडी अगर एक बार पढ़ चुके हैं, तो उन्हें तो मालूम ही है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा बेलमेंट, राइट। जिन्हें नहीं मालूम, हम बेलमेंट में देखेंगे। देखो आपको इंडेक्स देखोगे, आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट दिखेगा, हम वहां पे देखेंगे इसको।
नाउ नीतीश इस रिकवरी ऑफ मनी के लिए मेरे ऊपर एक्शन ले सकता है। इवन दो कॉन्ट्रैक्ट मेरे और पार्थ के बीच में, मेरे और नीतीश के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट स्टिल फॉर द रिकवरी ऑफ मनी जो जॉब उसे असाइन की गई है बाई पार्थ, सो बीइंग द थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, मेरे और पार्थ के जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें हम दोनों पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, नीतीश क्या है, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, स्टिल नीतीश मेरे ऊपर एक्शन ले सकता है फॉर रिकवरी ऑफ 10,000 रुपीज। बराबर सर, ये कैसे? बिकॉज ऑफ दिस एक्सेप्शन असाइनमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। बराबर, तो ये सारे थे हमारे डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट। करेक्ट। चलो, सो अभी हमें कंसिडरेशन में दो पार्ट और देखने हैं, सम रूल्स टू कंसिडरेशन एंड कई बार बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाता है, उन बातों को। राइट, सो इन बातों को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राइट, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, जय जिनेंद्र।